हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा अध्ययन द एफर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको जेएसएससी जेई का जो जनरल इंजीनियरिंग सेक्शन है उसकी क्लासेस कंटिन्यूएशन में है। उसी में जनरल इंजीनियरिंग जो पेपर है आपका उसका इलेक्ट्रिकल सेक्शन का क्लासेस अभी कंटिन्यूएशन में है। आज जो हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, दैट इज purely resistive circuit. That is purely resistive circuit. Behavior of purely resistive circuit. ये आज के टॉपिक का बिहेवियर ऑफ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट इन एसी सर्किट। आप इतना कर सकते हो या ऐसे भी बोल सकते हो बिहेवियर ऑफ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट इन एसी कर लो। चलो ठीक है, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का एसी में किस तरह का बिहेवियर होता है ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक प्रमोशन है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग काइंडली सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन जो आपको नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर ले ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लोग प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की बात करें एसी के अंदर तो एक हम लोग रेसिस्टर ले लिए और इसको हम लोग एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। ये सिंबल है एसी सोर्स का। इसका वोल्टेज कितना है तो V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। दिस इज द वोल्टेज ऑफ दिस एसी सोर्स। इस एसी सोर्स का वोल्टेज V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी है। ठीक है, अब ये जो सोर्स है एक करंट जो है वो I जो है वो सेंड कर रहा है और इस रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज VR। ठीक है, रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज VR। ये आपको इस रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ठीक, अब अगर हम लोग इसमें करंट की बात करें, ठीक है, दिस इज अ रेसिस्टर R which is connected across the AC voltage source. V is equal to Vm sin omega t. This I is the current which is supplied by this AC voltage source. VR is the voltage drop across the resistor. resistor के across VR क्या है, voltage drop है। यह सिंपल जो है आपका रेसिस्टिव सर्किट है। इसमें अगर हम लोग करंट की बात करें, हम लोग इस एसी सर्किट के अंदर जो करंट जाएगा उसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो बताइए ये जो करंट आई है दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। तो आई कैन बी रिटन एज V अपॉन R। ऐसे लिख सकते हैं ओम्स लॉ से V अपॉन R एंड दिस V इज एक्चुअली Vm साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R। इसमें जो है ये Vm बाई R को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं साइन ओमेगा टी। अब ये जो Vm बाई R है इसी को हम लोग Im लिख दिए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये जो आपका Vm बाई R है यहां पर Im का वैल्यू कितना हो गया Vm बाई R। दिस इज एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू। Vm जो होता है मैक्सिमम वैल्यू होता है। किसी भी एसी क्वांटिटी को अगर हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम बताए हैं एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगा Vm साइन ओमेगा टी। तो यहां पर उस तरह से इस करंट का ये Vm बाई R को हम किससे रिप्लेस कर दिए Im से। तो Im इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस करंट या दिस इंस्टेंटेनियस करंट I। इस I का स्मॉल I का मैक्सिमम वैल्यू कितना है
Im साइन ओमेगा टी है। ठीक है, यहां तक जो है आपको क्लियर है। ठीक, अब अगर इस वोल्टेज का इक्वेशन मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है सपोज कर लीजिए, और दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। जरा 1 और 2 को ध्यान से देखिए। देखिए इसका जो फेज एंगल है ये ओमेगा टी है, इसका भी फेज एंगल ओमेगा टी है, दोनों में कोई तरह का डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये दोनों सेम फेज में है। ठीक है, अगर सेम फेज में है तो इसका अगर वेव फॉर्म को देखें, वेव फॉर्म को अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो ये आपका ओमेगा टी एक्सिस होगा, ये आपका मैग्नीट्यूड एक्सिस होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग एक वोल्टेज लिए, ये कितना हो गया V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ये हो गया। यहां 0 है, यहां पाई है मान लेते हैं, और यहां 2 पाई है, एंड दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। ये जो है दिस इज योर Vm, यही मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे इस जगह पर, दिस इज माइनस Vm, प्लस Vm से माइनस Vm, हम लोग क्या बोलते हैं, पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम लोग करंट की बात करें तो देखिए वोल्टेज का 0 पॉइंट यहां है और यहां है। ठीक है, सेम फेज का मतलब क्या हुआ, करंट का भी 0 पॉइंट उसी जगह पर होगा, मतलब करंट भी यहीं से शुरू होगा, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और ये जो है आपका, ये क्या है, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी, दिस इज योर वेव फॉर्म। ठीक है, आप देख सकते हो अगर यहां पर पाई बाई 2 ले लिया जाए, ये 0 है, ये पाई है, ठीक बीच में पाई बाई 2 है, और ये कितना है 3 पाई बाई 2, नहीं 3 पाई बाई 2 नहीं होगा, 270 डिग्री है ना, हाँ तो 29, हाँ ठीक है 3 पाई बाई 2 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2। आप देख सकते हो पाई बाई 2 पर मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज भी अचीव किया है और करंट भी अचीव किया है, तो दिस इज योर Im, ये क्या है Im है, उस तरह से यहां पर आप निकालिएगा, दिस इज योर माइनस Im। तो ये जो एक्सेस है ये वोल्टेज कॉमा करंट का एक्सिस है, ये वाई एक्सिस जो है, जो मैग्नीट्यूड आपको बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या है, वेव रिप्रेजेंटेशन है। ये कैसे खींचे, इक्वेशन 1 और 2 से खींचे। इस वेव रिप्रेजेंटेशन से आपको क्या मालूम चला कि वोल्टेज और करंट इसी पॉइंट पर 0 है, पाई पर भी 0 है, 2 पाई पर भी 0 है। वोल्टेज और करंट मैक्सिमम पाई बाई 2 पर हो रहा है, यहां मैक्सिमम पाई बाई 2 पर हो रहा है, 3 पाई बाई 2 पर यहां नेगेटिव में मैक्सिमम हो रहा है, पॉजिटिव में मैक्सिमम पाई बाई 2 पर हो रहा है। मतलब ये दोनों एक साथ क्या हुआ, 0 पॉइंट को अचीव कर रहा है और एक साथ मैक्सिमम वैल्यू को भी अचीव कर रहा है। अगर इसका हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे, अगर हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वोल्टेज, ये रहा वोल्टेज और ये रहा करंट, ये दोनों सेम फेज में। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट, तो ये फेजर डायग्राम किसका होता है, रेसिस्टिव सर्किट का। तो इससे एक चीज तो पता चल गया कि रेसिस्टिव सर्किट का एक गुण होता है कि इसमें वोल्टेज और करंट क्या रहेंगे, ऑलवेज सेम फेज में रहेगा। ये आप पॉइंट नोट करके रख लीजिएगा, वोल्टेज एंड करंट आर ऑलवेज इन सेम फेज इन द प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का मतलब क्या हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर रहेगा, रेसिस्टर के अलावा दूसरा कोई और एलिमेंट नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जो है इसके अंदर आप वीडियो को पॉज करके, आप वीडियो को आराम से पॉज करके, ये जो आपको दिख रहा है ये सारे चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए।
अब नेक्स्ट जो है हम लोग इंपीडेंस देखेंगे, तो हम इसको मिटा देते हैं, ये मेरा काम हो गया। ठीक है, करंट देख लिए, वेवफॉर्म देख लिए, फेजर डायग्राम देख लिए, हम लोग इसका इंपीडेंस देखेंगे। इंपीडेंस, ठीक है, देखिए अभी तक आप लोगों को इंपीडेंस कहीं पर भी मिला नहीं, ये टर्मिनोलॉजी नहीं मिला, इंपीडेंस आपको टर्मिनोलॉजी नहीं मिला। इंपीडेंस को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, अभी इतना समझ लीजिए, इंपीडेंस को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो इसका हम लोग जब इंपीडेंस निकालेंगे तो पहले हम लोग इसका एक काम करते हैं, इंपीडेंस निकाल लेते हैं, आफ्टर दैट इंपीडेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इंपीडेंस जो होगा, अगर हम लोग इंपीडेंस की बात करें तो इंपीडेंस कैन बी गिवन एज V बाई आई, V बाई आई, ये वाला V और ये वाला I आप कीजिएगा तो साइन ओमेगा टी कट जाएगा, भाई V का वैल्यू आप लिखिएगा Vm साइन ओमेगा टी, और इसका वैल्यू लिखिएगा Im साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका Z इज इक्वल टू कितना बचेगा, Vm बाई Im। ये आपका क्या निकला, इंपीडेंस निकला। और इस Vm बाई Im को ही आप क्या बोलिएगा, तो देखिए अगर हम लोग यहां से, इस जगह से यहां पर जरा सा इस VR का वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो Im का जो वैल्यू है ये एक्चुअली में क्या है, Im का वैल्यू जो है ये Vm बाई R लिखा गया है। Im का वैल्यू लिखा है ना Vm बाई R, तो क्यों ना इस Im को हम लोग, इस वाले Im को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दे, मतलब Vm बाई R से, तो ये R ऊपर चला जाएगा और Vm कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा R। इसका मतलब प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में जो इंपीडेंस होता है वो रेसिस्टर के वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो इंपीडेंस इन अ नॉर्मल, इंपीडेंस क्या है, रेसिस्टिव पार्ट होता है। ठीक है, तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के अंदर जो इंपीडेंस होता है वो रेसिस्टेंस के बराबर होता है, Z इज इक्वल टू R। आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में ही सिर्फ देखने को मिलेगा ऐसा। ठीक है, Z इज इक्वल टू R। फिर देखेंगे प्योरली इंडक्टिव में कैसा आएगा, प्योरली कैपेसिटिव में कैसा आएगा, बट फॉर टाइम बीइंग आप अपना इंपीडेंस जो है आपका कितना मिला प्योरली रेसिस्टिव में, Z इज इक्वल टू R देखने को मिला। ठीक है, आप आराम से इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब अगर हम लोग फेज डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो फेज डिफरेंस की जब बात करते हैं तो मेरा इसका काम हो गया। ठीक है, चाहे तो यहां पर ही फेज डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर हम लोग फेज डिफरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो देखिए फेज डिफरेंस, ठीक है, तो आपको जो फेज डिफरेंस लिखना है, ठीक है, वो कैसे लिखना है, तो देखिए फेजर डायग्राम हम लोग अभी बनाए थे जिसमें कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में था। देखिए इसमें भी साइन ओमेगा टी है, इसमें भी साइन ओमेगा टी है, यानी इन दोनों के बीच किसी भी तरह का फेज का डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर फेज डिफरेंस जो है आप चाहे तो थीटा से बता सकते हैं या फाई से बता सकते हैं, हम लोग फाई से बताएंगे। ठीक है, तो फेज डिफरेंस जो है वो कितना है, फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री है। दिस इज योर फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना है, फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर नीचे हो गया होगा तो हम यहां बना देते हैं, फेज डिफरेंस जो है वो फाई का वैल्यू इसमें कितना मिलता है, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री मिलता है, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में, इक्वेशन 1 में देखिए और इक्वेशन 2 में देखिए, वोल्टेज और करंट सेम फेज में। यहां भी साइन ओमेगा टी है, यहां भी साइन ओमेगा टी, एंगल में चेंजिंग नहीं है, साइन के बाद ये एंगल रिप्रेजेंट करता है, तो यहां भी सेम एंगल है, यहां भी सेम एंगल है, तो एंगल में जब चेंज नहीं तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो फाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 डिग्री मिलेगी। तो आपका प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 डिग्री होता है। इस बात को आपको याद रखना है। वोल्टेज और करंट के बीच, वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस 0 डिग्री। जब भी वोल्टेज और करंट वैसे भी सेम फेज में आएगा
तो हम लोग ऑलवेज बोलेंगे फेज डिफरेंस कितना है, 0 डिग्री है। जब आपको फेज डिफरेंस मिल जाता है तब एक टर्मिनोलॉजी होता है, ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी होता है, दैट इज पावर फैक्टर। देखिए हम अभी तक पावर जो है समझाए नहीं है, ठीक है, तो पावर जब समझाएंगे तो हम पावर फैक्टर वहां वापस से डिस्कस करेंगे। फॉर टाइम बीइंग आप लोग अगर पावर फैक्टर को जानना चाहते हैं तो समझ लीजिए पावर फैक्टर जो है इसको ऐसे शॉर्ट में पी डॉट स्मॉल एफ लिखते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कॉस फाई से। पावर फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस फाई से। तो पावर फैक्टर जो है ये कॉस फाई है। तो यहां फाई का वैल्यू कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो आप बैठा दीजिएगा कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो पावर फैक्टर का वैल्यू कितना निकलेगा, कॉस 0 का वैल्यू 1। इसको बोलते हैं यूनिटी पीएफ। इसको क्या बोलते हैं, यूनिटी पीएफ। पीएफ मतलब पावर फैक्टर, ठीक है। अब पावर फैक्टर बेसिकली होता क्या है, तो ये रेशियो होता है। हम डिटेल में समझा देंगे इस चीज को जब आएगा ये टॉपिक। पावर फैक्टर रेशियो होता है आपको दो तरह के पावर का, ठीक है, एक्टिव पावर टू दी एपरेंट पावर। तो अब ये एक्टिव पावर क्या है, एपरेंट पावर क्या है, ये जब पावर पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल पावर अभी हम लोग डिटेल में पढ़े नहीं है, ठीक है। तो पावर जब डिटेल में हम पढ़ाएंगे तो वहां पर इस चीज को हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो वहां वापस से आपको ये पावर फैक्टर समझ में आ जाएगा। फॉर टाइम बीइंग आप इतना जान लो, पावर फैक्टर का फॉर्मूला कॉस फाई होता है। फाई का वैल्यू यहाँ कितना है, 0 डिग्री है, तो ये पुट कर दिए तो इस पीएफ का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के अंदर जो आपका पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी पीएफ होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई दफा जो है पूछ चुका है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कई दफा आ चुका है कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के अंदर पावर फैक्टर कितना होता है, तो यूनिटी पीएफ होता है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया, ठीक। अब अगर हम लोग इसमें पावर की बात करें, जो हम लोग पावर जो भी तक पढ़े हैं, पावर की अगर हम लोग बात करें, ठीक, पावर कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पावर जो होता है वो आप क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब ये वाला वोल्टेज को, यहां जो करंट का इक्वेशन आया था I इज इक्वल टू, हम लोग कितना निकाले थे, आई एम साइन ओमेगा टी निकाले थे। तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए। तो V का वैल्यू कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी है, और I का वैल्यू कितना निकाल के रखे थे हम लोग, आई एम साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग निकाले थे, ठीक है। यहां से ये कितना हो जाएगा, तो ये वी एम आई एम हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इतना आ जाएगा, ठीक है। इधर मिटा देते हैं, ठीक है, इधर नीचे करेंगे तो कट जाएगा अब, ठीक। अच्छे से आप लोग नोट्स जो है वो जरूर से बनाया कीजिए ताकि आपको सुविधा हो, ठीक। पावर जो है ये हो गया वी एम आई एम। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से आप लिखिएगा, वीएम को अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो हो जाएगा वीएम आई एम बाई 2, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, फिर हो जाएगा वीएम आई एम बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी, ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया आपका पावर। अब जरा इस पावर को देखिए, ये दो पार्ट में है, एक ये पार्ट है और एक पूरा ये पार्ट है। दो पार्ट है, ठीक है। एक तो आपका ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट, ये दो हिस्से में है, ठीक है। जरा ये जो सेकेंड हिस्सा है, इस हिस्से में इस कॉस का जो वैल्यू लिखे हैं, कॉस 2 ओमेगा टी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कॉस 2 ओमेगा टी का मतलब क्या होता है, देखिए इसका जो मतलब है फ्रीक्वेंसी डबल हो रहा है। अगर हम लोग
अगर हम लोग कुछ ऐसा वेव फॉर्म बनाए, जीरो, पाई बाय टू, पाई, 3 पाई/2 और ये 2 पाई, ऐसा बनेगा कॉस के लिए। कॉस का अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में वेव फॉर्म बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा। कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है जीरो पर, और पाई/2 पर क्या होता है, ये पाई/2 है, पाई/2 पर वैल्यू क्या होता है, मिनिमम, मिनिमम है। फिर पाई पर -1 होता है, फिर 3 पाई/2 पर 0, और फिर 2 पाई पर क्या होता है, +1। यही होता है कॉस का वेव फॉर्म। तो ये जो आप बनाए, ये एक्चुअली में बनाए जो आप वेव फॉर्म, ये बनाए कॉस ओमेगा टी का। अगर आप कॉस 2 ओमेगा टी बनाना चाहिएगा तो देखिए आपका साइकिल कितना डिग्री का है, ये जो है 0 से लेकर 2 पाई है। अब क्या होगा आपका, इसी में ऐसा, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत बना है बीच वाला, इसको एक काम करते हैं हम, कहाँ मिटाए, चलो यही थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। अंदर वाला ये देखिए, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये 0 है, ये जो है आपका पाई/2 है, ये जो है आपका 3 पाई/2 है, और ये जो है आपका 3 पाई 0, ये 3 पाई/2 नहीं होगा, इट्स पाई, और ये जो है आपका वो होगा 3 पाई/2, और यहां पर जो आएगा ये होगा आपका 2 पाई, ठीक है। ये जो आप वेव फॉर्म बनाए, ये किसका बनाए, कॉस ओमेगा टी के लिए आप बनाए। अब हम लोग चाहते हैं कॉस 2 ओमेगा टी के लिए बनाने हैं। 2 ओमेगा टी का मतलब क्या होगा, तो पहले ओमेगा टी का मतलब समझिए। ओमेगा टी मतलब 0 से लेके 2 पाई के बीच में एक कंप्लीट साइकिल। देखिए एक कंप्लीट साइकिल आपको मिलेगा, 0 से लेके पाई तक एक साइकिल। अब पाई से मतलब एक साइकिल नहीं, 0 से लेकर, ये आधा पॉजिटिव यहां है, आधा नेगेटिव यहां है, आधा नेगेटिव यहां है, तो आधा पॉजिटिव यहां है, ऐसा है कहानी। तो ये आधा पॉजिटिव, ये आधा पॉजिटिव होता है ना, इस तरह से। तो ये वाला आधा प्लस यहां है और आधा प्लस यहां है, और देखिए ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है एक कंप्लीट साइकिल, ठीक। आया बात समझ में, ठीक। तो हम लोग क्या किए, यहां पर ये कॉस ओमेगा टी में ये आपका ये 0 से लेके पाई और पाई से लेके 2 पाई, ये आपका क्या बना, एक कंप्लीट साइकिल, यहां से लेकर यहां तक एक कंप्लीट साइकिल बना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर यहां, यहां, यहां और यहां काट लिए, ठीक है। 0 से पाई/2 में आप क्या किए, काट लिए। अब आपका देखिए, अब जरा आप देखिए तो ये जो है, ये एक साइकिल हुआ, ये एक साइकिल हुआ, ये हाफ साइकिल, और हाफ साइकिल का आधा यहां और आधा यहां, तो ये टोटल कितने साइकिल हो गए, 2 साइकिल हो गया। तो ये जो वेव फॉर्म बना, ये कॉस 2 ओमेगा टी का वेव फॉर्म बना, ये समझाने का मतलब है, ठीक है। तो ये आपका जो बना, दिस इज योर कॉस 2 ओमेगा टी, और ये जो आपका बना है, दिस इज योर कॉस ओमेगा टी। तो इसको बोल रहे हैं, कॉस 2 ओमेगा टी को बोलेंगे डबलिंग द फ्रीक्वेंसी। मतलब इसके लिए अगर फ्रीक्वेंसी कुछ मान के चलिए 50 हर्ट्ज है, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 100 हर्ट्ज।
ये 50 हर्ट्ज जीरो से लेके 2 पाई के बीच में 50 हर्ट्ज है, जबकि ये वाला cos 2 ओमेगा टी जीरो से लेके 2 पाई के बीच में कितना हो गया 100 हर्ट्ज, ठीक दुगुना हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब यही, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाफ साइकिल हम लोग देखें cos ओमेगा टी का, तो cos ओमेगा टी का हाफ साइकिल यहां से यहां तक होगा, दिस इज हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, ठीक है। जीरो से लेके पाई के बीच में हाफ साइकिल मिला, ये आधा साइकिल है, किसका cos ओमेगा टी का। जरा ध्यान से देखिए, यहां से लेकर जीरो से लेके पाई के बीच में cos 2 ओमेगा टी का क्या एक कंप्लीट साइकिल हो रहा है, तो आंसर है हाँ। देखिए ये हो गया एक कंप्लीट साइकिल, यहां तक आप जीरो से लेके ये पाई के बीच में आप देखोगे तो cos 2 ओमेगा टी का एक कंप्लीट साइकिल हो गया। और एवरेज वैल्यू अगर हाफ साइकिल का निकालेंगे तो आंसर मिलेगा, मतलब हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू, इसका जो है अगर cos ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो कभी जीरो नहीं आएगा। लेकिन अगर हाफ साइकिल में कोई साइकिल कंप्लीट हो गया, मतलब जीरो से पाई के बीच में ये कंप्लीट साइकिल हो गया, तो जब भी किसी कंप्लीट साइकिल का आप जीरो से पाई के बीच में एवरेज वैल्यू निकालने बैठोगे तो आपका आंसर ऑलवेज जीरो आएगा। तो हमारा समझाने का मतलब क्या है, जब भी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा तो इसका एवरेज वैल्यू ऑलवेज जीरो हो जाएगा, और पावर जो होता है ये ऑलवेज एवरेज वैल्यू होता है, एवीजी लिख सकते हैं आप, ये ऑलवेज क्या होता है एवरेज वैल्यू होता है पावर। तो जब भी एवरेज वैल्यू आप डबलिंग फ्रीक्वेंसी के निकालोगे तो आपको ऑलवेज जीरो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि ये पार्ट 2 वाला जो वैल्यू है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा, ठीक है, जब जीरो हो जाएगा तो आप इस चीज को कैसे लिख सकते हो, आप यहां रीजन दे सकते हो, यहां पर सिंस frequency is doubling over a 2 pi time period, therefore its average value is zero, therefore its average value is जीरो। तो इसका एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा, P एवरेज इज इक्वल टू VM IM बाई 2, ये बचेगा, ठीक है। आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिएगा, हम इधर मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अभी हमको और निकालना है थोड़ा सा। तो आपका जो P एवरेज का वैल्यू आया वो आया P एवरेज इज इक्वल टू VM IM बाई 2 आया। आप क्या लिख सकते हो इसको, VM बाई √2 और IM बाई √2। मैक्सिमम वैल्यू बाई √2 क्या होता है, RMS होता है, तो ये हो जाएगा VRMS, ये हो जाएगा IRMS। तो एवरेज वैल्यू कितना होता है, VRMS इंटू IRMS होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज का और मैक्सिमम करंट वोल्टेज का मल्टीप्लाई नहीं है, आरएमएस वैल्यू मल्टीप्लाई में है, ठीक है। VRMS बाई IRMS, मैक्सिमम वैल्यू देना होगा तो P एवरेज का वैल्यू VM IM बाई 2 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू में, लेकिन RMS में कितना हो जाएगा, VRMS इंटू IRMS हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर एवरेज पावर, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये था आपका बिहेवियर ऑफ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। इसमें मुख्य बातें क्या है, हम एक बार आपको समराइज कर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट बातें क्या है। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है, ठीक है। इसमें जो आपको इंपीडेंस का वैल्यू मिलता है, इसमें जो इंपीडेंस का वैल्यू मिलेगा वो R के बराबर होता है, और जो होता है आपका एवरेज वैल्यू वो एवरेज पावर जो होता है वो VRMS इंटू IRMS होता है। मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में अगर लिखेंगे तो VM IM बाई 2 मिलेगा,
ठीक है, ये इतना आपको इंपॉर्टेंट मुख्य मुख्य बातें थे जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज योर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट तरह का सर्किट देखेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।